हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और आपके पेपर का नेम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो हमें बहुत ही हेल्प करते हैं, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और हमें समझ भी आ जाता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन आपको दे रहा है। वैसे तो अधिकतर यूनिवर्सिटी के पेपर आपके अप्रैल के लास्ट से या मिड से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी के पेपर 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 11 अप्रैल को ही बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों का पेपर है। उसका नाम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। तो ये कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही, जितने भी बच्चे हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कहीं भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और मैं इस सब्जेक्ट की कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन के एक मैराथन लाऊंगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा आपका मन हो तो, वो वीडियो देखने के बाद। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन सब का मैं देख के बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन ही आपको उस वीडियो में दूंगी। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक्स क्रांतिकारी वेबसाइट आपको दी गई है, इसका उदय कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2008। मूक का जो मूक्स है उसका आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ज्ञानवाणी का वास्तविक रूप में प्रथम प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर है आपका 7 जुलाई 2003। आप ऐसे ऐसे देख लीजिएगा क्योंकि वापस से इधर भी क्वेश्चन है तो मैं ये भी पढ़ते चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ पे है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा का है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, ज्ञानवाणी क्या है। तो ये आपका एफएम रेडियो चैनल है, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। और ज्ञानवाणी को किसने शुरू किया है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ये ज्ञानवाणी एफएम रेडियो चैनल आपका स्टार्ट किया गया है, जिसको ये इग्नू भी कहते हैं। इग्नू और जो भारत का शिक्षा मंत्रालय है उसने ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। आप सबसे पहले ये देख लीजिए क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पीपीटी का पूर्ण रूप होता है जिसे हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है। आप बताइए हिंदी में क्या कहते हैं इसे, आपको पता होना चाहिए। पावर पॉइंट प्रदर्शन, प्रस्तुत करना या पेश करना। तो ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि सभी की हिंदी मतलब यही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं। पहला है आपका नॉन यूनिकोड फॉन्ट, जिसमें आप कृतिदेव आपने सुना होगा कि कृतिदेव। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है यूनिकोड फॉन्ट। ये 2 हैं आपके हिंदी फॉन्ट में नॉन यूनिकोड और यूनिकोड। यूनिकोड में आपकी मंगल फॉन्ट आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेल्प सहायता खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है बताइए। F1 ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, F1 का यूज़ करते हैं। F2 का यूज़ किस में करते हैं, फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए आप लोग F2 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिकोड फॉन्ट कितने प्रकार का होता है। जो आपका यूनिकोड है ये कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, STT का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, स्पीच टू टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन सी, रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं वरन उसकी तर्क सम्मत व्याख्या है। ये डेफिनेशन किसने दी है। ऑप्शन बी आपका आचार्य विमल मोहन वर्मा ने दी है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन मूलक हिंदी का एक प्रमुख भेद है, बताइए। कार्यालय हिंदी। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, प्रयोजन मूलक हिंदी में ही आपकी कार्यालय हिंदी आती है। कभी कभी कार्यालय हिंदी की जगह आपको दे सकता है राजभाषा हिंदी, तो वो भी इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका कार्यालयी हिंदी। इधर फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी व्यापक रूप में जनसंचार के माध्यमों की हिंदी है, सामाजिक हिंदी है, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा, उपरोक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का अधिकार किसे दिया गया है। ऑप्शन बी आपका
जो आपकी राज्य विधानमंडल होती है उसके पास ये अधिकार है। और किस आर्टिकल के तहत है ये भी पूछा जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यालयी हिंदी की विशेषता बताइए कौन सी है। तो आपकी ये तीनों कार्यालयी हिंदी की विशेषताएं, इसलिए राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब आप सोच रहे होंगे इनका मतलब क्या है, क्योंकि थोड़ी टफ हिंदी देते हैं ये लोग कि आपको समझ अच्छे से ना आए। देखिए, असंदिग्धता का मतलब क्या है, भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसका केवल एक ही अर्थ निकले ताकि भ्रम ना हो। इसका मतलब ये हो गया कि जो कार्यालय हिंदी हो उसमें कोई भ्रम ना हो, वो ऐसी भाषा होनी चाहिए। सेकंड जो आपका ऑप्शन है निर्वैयक्तिकता, उसका मतलब है इसमें व्यक्तिगत विचारों के बजाय सरकारी नीति या नियम की प्रधानता होनी चाहिए। ये नहीं कि जो आपको अच्छी लग रही हो आप वो लैंग्वेज लिखें, नहीं, जो सरकार ने लैंग्वेज फिक्स करी है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको वो लिखनी है। जैसे आदेश दिया जाता है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज लग रही है, सरकारी भाषा, इसकी जगह आप लिख दें मैं आदेश देता हूँ तो ये गलत है। इसलिए कार्यालय हिंदी की ये तीनों विशेषता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा होगी। हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा होगी, किस आर्टिकल में कहा गया है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, अनुच्छेद 343 का। अब का की जगह ये कभी कभी 343 एक भी लिख के आ सकता है, तो वो आप टिक कर देंगे। जो आपका आर्टिकल 343 का है या एक है, उसके अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि आपकी देवनागरी होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयी हिंदी में केवल डैश ही स्वीकार किया जाता है। देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट अभिधार्थ। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो हिंदी शब्द है कार्यालय हिंदी उसकी 3 सक्रियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लेकिन कार्यालयी हिंदी में सिर्फ अभिधा को ही स्वीकार किया जाता है। इसका अर्थ होता है शब्द का सीधा, सरल और लोक प्रसिद्ध अर्थ। कार्यालय हिंदी में अलंकारिकता यानी लक्षणा, व्यंग्यात्मक यानी व्यंजना भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका किया जाता है, सिर्फ अभिधा का। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल आपका फर्स्ट, मतलब ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 351। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह स्पष्ट किया गया था। इसका राइट आंसर है 1976, लेकिन आपको कोई भी ऑप्शन 1976 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उसके पास का आंसर हम लोग टिक करते हैं, यानी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जिस हिंदी का प्रयोग इन सब में किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, उसे कहते हैं कार्यालय हिंदी। कार्यालय हिंदी की जगह आपकी प्रशासनिक हिंदी भी ऑप्शन में दे सकता है या राजभाषा हिंदी दे सकता है, तो आप दोनों को टिक करके आएंगे। आप सोचेंगे आप एक कार्यालय हिंदी, प्रशासनिक हिंदी या राजभाषा हिंदी में ऐसा क्या होता है। तो इसमें पर्टिकुलर हम लोग पारिभाषिक शब्दावली का यूज़ करते हैं, उस शब्दावली का जिसका केवल एक अर्थ हो। ऐसा ना हो कि हम लोग ने, सरकार ने कोई शब्द लिखा उसके दो दो अर्थ निकल रहे हैं, कोई कुछ समझ रहा है कोई कुछ, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर उसका एक ही अर्थ होता है, यानी कि तकनीकी और व्यावसायिक सटीकता सुनिश्चित करती है कौन सी, कार्यालय हिंदी या प्रशासनिक हिंदी। अब जो आपकी कार्यालयी हिंदी होती है वो प्रयोजन मूलक हिंदी की एक विशेष शैली मानी जाती है, जो सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में प्रशासन व संवाद के लिए सरल और व्यवहारिक रूप में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं भी समझ आ रही है, जितने भी मैं आपको इस पर एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने लिए हुए हैं, बस यहाँ पे आपको पॉइंट के रूप में लिख दिए कि कहीं पूछ ना जाए। इसलिए सबको 2-3 बार देखिएगा, इसी वे में आपको समझ आ जाएगा। नहीं भी समझ आ रहा है 2-3 दिन के लिए रट लीजिए, पेपर के एक दिन पहले देखिए, पेपर के अगले दिन भूल जाइए, क्या ही करना है, बस पेपर आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य हिंदी पूर्णतः पूरी तरह से क्या अनौपचारिक होती है, उन्मुक्त और स्वच्छंद भाषा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी, सार्थक, लघुत्तम एवं स्वतंत्र इकाई क्या है। तो ऑप्शन बी शब्द। अगर यहाँ पे ये सार्थक शब्द ना देता तब हम लोग वर्ड टिक करते, लेकिन सार्थक दे दिया इसलिए शब्द टिक करेंगे।
यदि केवल सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो हम लोग वह टिक करते हैं, या ध्वनि अगर हो तो वो टिक कर देते हैं। लेकिन अगर सार्थक शब्द दे दे तो हम लोग क्या करेंगे, सार्थक अगर दे दे तो हम लोग शब्द टिक करके आएंगे। ठीक है। एक चीज़ और देखिए, अगर आपके पेपर में दे दे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, मौखिक यानी बोलने वाली, तो आप ध्वनि टिक करेंगे, तब वर्ण टिक नहीं करेंगे। अगर आपके पेपर में आ जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो वर्ण टिक करेंगे। अगर आ जाए आपके पेपर में भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई यानी उसका कोई अर्थ निकल रहा हो, तो हम लोग शब्द टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी के प्रयोग क्षेत्र बताइए। ऑप्शन बी 7। देखिए इसमें बहुत सारा मैंने देखा, तो कहीं इसमें 6 टिक है, कहीं 7 टिक है, लेकिन ज़्यादातर मुझे 7 मिला, इसलिए मैंने 7 यहाँ पे टिक कर दिया है। बाकी इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के मूड के ऊपर होते हैं कि उसका आंसर 6 मानेगा या 7 मानेगा। बाकी मैंने 7 यहाँ पे लिख भी दिए हैं जो उसके प्रयोग हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ परिभाषा से स्थिर किया गया हो। ये परिभाषा किसने दी है बताइए। तो ये परिभाषा दी है डॉक्टर गोपाल शर्मा ने। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी के नवीन स्वरूप को कब मान्यता मिली थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दावली को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे प्रयोग है और यहाँ पे भागों में बांटा गया है, तो ऑप्शन थर्ड आपका एकदम सही है। 3 भाग मतलब सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण परिभाषिक, अर्ध परिभाषिक व सामान्य या व्यवहारिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धता विरोधी हिंदुस्तानीवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन फर्स्ट सुंदरलाल एवं डॉक्टर जफर हसन। देखिए यहाँ पे शुद्धता विरोधी है ना। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे शुद्धतावादी की विचारधारा के प्रवर्तक पूछा गया है, जस्ट अपोजिट, उसमें विरोध, इसमें जो उसके समर्थक हैं। तो इसका जो यानी जो समर्थक है उसमें आपको रघुवीर टिक करना है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, रघुवीर। लेकिन अगर पूछ दे इसका विरोध किसने किया, कि इस विचारधारा के विरोध में कौन थे, तो सुंदरलाल एवं डॉक्टर जफर हसन। बहुत ही अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धता विरोधी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, डॉक्टर सुंदरलाल एवं जफर हसन। अगला क्वेश्चन आप बताइए, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी शब्दकोश कब प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी शब्दकोश कब प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, 1955। इसने किसने इसको प्रकाशित की थी, डॉक्टर रघुवीर द्वारा संकलित ये प्रसिद्ध शब्दकोश है जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन आप देखिए, भारत सरकार ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की थी। तो ऑप्शन बी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पारिभाषिक शब्दावली की नहीं है, यानी पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता नहीं है। अन्यता, स्पष्टता, उर्वरता या बहुअर्थता। मैंने अभी आपको कहा था कि जो प्रशासनिक भाषा होती है यानी कार्यालय हिंदी होती है, उसमें ऐसे शब्द यूज़ करते हैं जिसका केवल एक अर्थ हो। इसलिए बताइए इसमें कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन डी, यानी जिसके बहुत सारे अर्थ हों वो उसकी विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि इससे भ्रम हो जाएगा। अब देखिए जितने आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए पर्टिकुलर, उसका मतलब देख लीजिए। अन्यता का मतलब हुआ एक विशिष्ट अवधारणा या अर्थ, यानी यूनिक अर्थ उसका होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए जिसे सबको अच्छे से समझ आ जाए। अब उर्वरता का मतलब देख लीजिए। उर्वरता मतलब ऐसे शब्द का यूज़ करें जिससे नए शब्द का निर्माण किया जा सके, यानी पर्टिकुलर जो उसमें शब्द है उसमें हम लोग प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकें, ऐसे शब्दों का यूज़ करना चाहिए। और स्पष्टता का मतलब तो आपको पता ही है कि एकदम स्पष्ट अर्थ दे, क्लियर अर्थ हम लोग को दे रहा हो। पारिभाषिक शब्दावली में बहुअर्थता एक दोष है। यदि एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे तो विज्ञान या प्रशासन के कार्यों में भ्रम पैदा होगा। इसलिए पारिभाषिक शब्द हमेशा एकार्थक होने चाहिए, जिसके एक अर्थ हो, बहुअर्थी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉलिंगडम के लिए हिंदी शब्द है कौन सा, बताइए। शुद्धि पत्र, ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित शुद्धतावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन डी डॉक्टर रघुबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरवाइजर के लिए हिंदी शब्द है, ऑप्शन सी पर्यवेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑनरी के लिए हिंदी शब्द है, बताइए कौन सा इसमें है, अवैतनिक। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। अवैतनिक की जगह आपको मानद भी लिख के आ सकता है, मानद यहाँ लिख दिया है मैंने, आप उसको देख लीजिए, वो भी सही है। मानद या अवैतनिक का मतलब होता है, इसका अर्थ है कि किसी पद या उपाधि को बिना वेतन या बिना किसी पूर्व शर्त के केवल सम्मान के रूप में दिया जाना। नेक्स्ट रूप है, निम्न में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है, अधिसूचना, अनुस्मारक, परिपत्र या आवेदन पत्र। जो आपका आवेदन पत्र है ये सरकारी पत्र नहीं होता है। आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन व्यक्तिगत स्तर पर किसी कार्य या पद के लिए ये दिया जाता है, ये सरकारी पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शनिंग के लिए हिंदी शब्द है, ऑप्शन डी कार्यात्मक। और भी कार्यात्मक की जगह आपको लिख के आ सकता है कार्यकरण, कार्यविधि या काम करना, तो आप इसको भी टिक कर देंगे। इसका मतलब वैसे बेसिकली क्या होता है, यह किसी मशीन, सिस्टम या व्यक्ति के काम करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, कार्यालयीन पत्र में आप आदरणीय महोदय प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के लिए हिंदी शब्द है, ऑप्शन फर्स्ट पारिभाषिक शब्दावली इसका हिंदी रूपांतरण है। आपके सामने वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दावली भी आ सकता है, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकारी संस्थाओं द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, बताइए कौन सा। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, निविदा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रविष्टियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, परिपत्र। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। परिपत्र की आप डेफिनेशन देख लीजिए, जब कोई सूचना या निर्देश या संदेश एक ही रूप में कई विभागों, कार्यालयों या व्यक्तियों को एक साथ भेजा जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिपत्र। अभी विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना की डेफिनेशन भी हम लोग पीछे देख लेंगे, जिससे अगर डेफिनेशन के रूप में पूछे तो आप ऑप्शन को अच्छे से टिक कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी 2 प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक पत्र होता है जिसे हम लोग फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, एक अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर्स। अब देखिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है। ये पत्र जो औपचारिक पत्र होते हैं फॉर्मल वाले, ये पत्र हम लोग उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। जैसे प्रार्थना पत्र हम लोग प्रिंसिपल को लिखते हैं जब हम लोग को कोई ज़रूरत होती है फीस माफ़ी की या ट्रांसफ़र करने की। नेक्स्ट आपका कार्यालय पत्र, व्यापारिक पत्र, ये सब आपके आते हैं औपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्र क्या है, इनफॉर्मल, तो ये वो पत्र है जो जिसे हम लोग अपने सगे संबंधियों, मित्रों और परिचितों को लिखते हैं, इन्हें हम लोग व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। आप इनकी डेफिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपको डेफिनेशन दे देगा, फिर ऑप्शन में पूछेगा कि बताइए कौन सा पत्र है। आपको ऑप्शन में कैसे देगा कि वो पत्र जिन्हें हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट औपचारिक पत्र, ऑप्शन सेकंड अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन थर्ड कुछ भी दे देगा, इसलिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र निम्न में से कौन सा है, बताइए। विज्ञप्ति, अधिसूचना, परिपत्र या ज्ञापन। राजपत्र में इसका सही है ऑप्शन बी, अधिसूचना। अब आप बाकी की डेफिनेशन जरूर देख लीजिए कि विज्ञप्ति क्या है। विज्ञप्ति एक सार्वजनिक सूचना के लिए होती है जो अक्सर प्रेस या समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जाती है। अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, ये आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने वाली सूचना होती है, जैसे कि नियम में बदलाव या नियुक्तियां। हम लोग ठीक कहते हैं कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया, एसएससी का नोटिफिकेशन आया, तो ये वो है अधिसूचना। ये जनरली आधिकारिक गजट या राजपत्र में प्रकाशित होती है। अब तो ऑनलाइन का काम हो गया तो नोटिफिकेशन आ जाता है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है परिपत्र।
जब कोई सूचना, निर्देश या संदेश एक ही रूप में कई विभागों, कार्यालयों या व्यक्तियों को एक साथ भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन है हम लोग की ज्ञापन। ये आमतौर पे एक ही विभाग के भीतर एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तुतः किसी सूत्रबद्ध अथवा सुगठित विचार या भाव के संविकासन को विस्तारण पल्लवन कहते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ऑप्शन डी आपका मुंशीराम शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? व्यापारिक पत्र, सामाजिक पत्र, सरकारी पत्र या समाचार पत्र? तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, समाचार पत्र आपका पत्र का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक या विवरणात्मक। ये आपके 3 हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा, बैठक इत्यादि का विवरण किया जाता है? ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, संगठनात्मक प्रतिवेदन में आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयीय पत्रों की भाषा किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन बी आपकी औपचारिक। मैंने अभी आपको ऊपर औपचारिक और अनौपचारिक की डेफिनेशन भी बताई थी पत्रों की, वही भाषा भी हुई कि औपचारिक भाषा किस में होती है? तो कार्यालय पत्रों की होती है। जैसे आप प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखते हैं या किसी विभाग को लिख रहे हैं तो उसमें आप औपचारिक भाषा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण के कितने भेद होते हैं? दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस क्वेश्चन के आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, मतलब कहीं आपको 4 निकल के आएगा, कहीं 5, कहीं 6। आप जहां सर्च करेंगे शायद आपको एक अलग ही आंसर मिले। यूट्यूब पे आपको अलग मिलेगा, गूगल पे आपको अलग आंसर मिल जाएगा। आप खुद एक बार सर्च करिएगा और आपका क्या आंसर आ रहा है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। भाई मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैंने इसको सर्च किया, बहुत बार सर्च किया, जनरली 4 आंसर आ रहा था, इसलिए मैंने आपको इसमें 4 बता दिया है। मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आपको गलत बताऊं, भाई पेपर की बात है, इसलिए मैं खुद ही बता दूंगी कि आप इसको देख लीजिए। बाकी जितने मैंने आपको आंसर बताए हैं बहुत बार चेक करने के बाद बताएं, फिर भी कहीं अगर ह्यूमन नेचर कहीं गलती हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है? निमंत्रण पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र या अधिसूचना? इसका राइट आंसर है निमंत्रण पत्र जो है आपका ये कार्यालय पत्र में नहीं आता, यानी कि ये अनौपचारिक पत्र है, यानी औपचारिक पत्र नहीं है। आप औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र की डेफिनेशन ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। औपचारिक पत्र वो होता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता और हमसे वो लोग बड़े भी होते हैं, इसलिए हम उसमें प्रॉपर बहुत ही अच्छे से अच्छी लैंग्वेज उसमें यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंसिपल को आप प्रार्थना पत्र लिखिए कि मेरी फ़ीस माफ़ी कर दीजिए, या रिजल्ट में कोई सुधार करना है तब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं बहुत ही अच्छे से, या आपको कार्यालयीय पत्र लिखना है या व्यापारिक पत्र लिखना है तो इन सब में आपको बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जैसे आपको किसी को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना है, पुराने ज़माने की बात है, नहीं होते थे तब फ़ोन, तो हम लोग पत्र लिखते थे कि आपको आना है, जिसे हम लोग निमंत्रण पत्र कहते थे। तो ये हो गया आपके अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। ये हम जनरली हम लोग अपने सगे संबंधियों, मित्रों या परिचितों को लिखते हैं। तो ये थी आपकी पूरी डेफिनेशन। इसके अलावा कहीं कोई क्वेरी मुझे कमेंट करिएगा। ये आपके पूरे 51 क्वेश्चन थे, मैंने बिल्कुल सही उत्तर दिए। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो मुझे कमेंट करिएगा, मैं फिर से उसका जवाब बहुत ही अच्छे से देख के आपको प्रॉपर वे पे इसका रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग को ये पसंद आएगा भी कि नहीं। बाकी कहीं कोई क्वेरी हो कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।